हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 1 एंड 2 जनवरी 2021 वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली, इंडिया begins its 2-year tenure as non-permanent members of the United Nations Security Council, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उसमें अब भारत जो अपना 2 साल का टेन्यूर है उसे शुरू करने जा रहा है। तो हम जानेंगे यूएनएससी के बारे में, साथ ही साथ उससे जुड़े एसोसिएटेड डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ही बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिसे हम P5 भी कहते हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि P5 मेंबर्स कौन कौन से हैं। ये आप देखो, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, यानी कि ये कभी भी रिमूव नहीं होने वाले अपने सीट से। एंड दे हैव वीटो पावर्स, ये याद रखना। वीटो पावर का मतलब ये हुआ कि जो अगर कोई भी देश, इन 5 देशों में कोई भी देश उस डिसीजन पे अपना सहमति नहीं दिखाता तो वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दी जाएगी। एंड जो हम नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो दीज आर 10 इन नंबर्स। आप देख सकते हो अफ्रीका से 3 चुने जाते हैं, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप और अदर्स, और ईस्टर्न यूरोप से 1। The Security Council has the primary responsibility within the United Nations of maintaining international peace and security. तो the main objective of UNSC is to maintain international peace and security. अब इन्हीं को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है? Because they are P5 member nation, और आपको पता होगा कि ये सुपर पावर्स ऑलरेडी इतिहास में वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 के लिए रेस्पॉन्सिबल रहे हैं। तो इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कि ये लोग इंटरनेशनल पीस बनाए रखे, सिक्योरिटी बनाए रखे, so that historical repeat of the mistakes ना हो। As well as it is the only United Nations organ that has the power to make decisions that member states are obliged to implement, यानी कि जो भी डिसीजन इस बॉडी के द्वारा लिए जाएंगे, यानी कि इन्होंने अगर कोई डिसीजन के ऊपर अप्रूवल दे दिया है तो फिर जो भी मेंबर स्टेट्स होंगे उन्हें इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। दैट्स व्हाई इंडिया एंड एसोसिएटेड नेशन प्रयास कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में ही रिफॉर्म किए जाए। और आपके यूपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में इमर्ज हो सकता है, तो इससे जुड़े हर डिटेल्स को आपको याद रखने हैं। फॉर द 8th टाइम इन इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड ए नॉन परमानेंट मेंबर। तो टोटल 8 टाइम्स हो गए हैं भारत को नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में सेलेक्ट हुए इन द 15 नेशन यूएनएससी फॉर द 2021-22, यानी कि जो टेन्यूर है भारत का 2 साल का है, और ये 2021 से 2022 तक टेन्यूर रहेगा। और ये बिल्कुल याद रखें फ्रेंड्स कि इट इज द 8th टाइम, यानी कि 8वीं बार ऐसा हो रहा है जब भारत को ये टेन्यूर मिला है। इंडिया अपना कैंडिडेटशिप कहाँ से इंश्योर किया था? तो एशिया पैसिफिक स्टेट से भारत ने अपना कैंडिडेट के रूप में रजिस्टर किया था। नॉन परमानेंट मेंबर्स की मैंने बात की तो ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और एवरी ईयर जनरल असेंबली 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुनते हैं आउट ऑफ द 10 टोटल मेंबर्स, सो दैट लेट्स से कि इस बार आपको पता होगा कि 2020 में ही भारत को चुन लिया गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हो रहा है 2021 में। उसी प्रकार से 2021 में 5 मेंबर्स को चुन लिए जाएंगे, सो दैट 2022 में इम्प्लीमेंट हो। तो ऐसे करके हर ईयर 5 मेंबर्स का एक प्रकार से नॉमिनेशन कर लिया जाता है, और उससे नेक्स्ट ईयर उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। जो 5 मेंबर्स को चुने गए थे उसमें इंडिया था, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको, and it will join the non-permanent members, and the existing members were Estonia, Niger, Saint Vincent, Grenadines, Tunisia, वियतनाम। आपको इन 5 के लोकेशंस याद रखने की जरूरत है। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि बॉर्डरिंग नेशन क्या है, क्या नॉर्वे आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है या नहीं, केन्या से सटे हुए बॉर्डर्स नेशन कौन है, आयरलैंड ब्रिटिश आइसल्स का पार्ट है या नहीं है। आप हमें बताइए ब्रिटिश आइसल्स में कौन कौन से नेशन आ जाते हैं। India will be United Nations Security Council President in August 2021 and will preside again for a month in 2022.
बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंटशिप का भी एक पोस्ट होता है, और ईच मंथ यहाँ आप देखिए ईच मंथ जो प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, यानी कि वो कभी भारत को मिल गए, कभी अन्य देश को मिल सकते हैं। और ये कैसे चेंज होते हैं, तो रोटेशन बेसिस पे। लेट्स से कि 10 नेशन है और उनके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स ए बी सी डी ई करके है, तो ऐसे में अगर ए को मिला तो नेक्स्ट मंथ बी को मिलेगा, फिर सी को मिलेगा, फिर डी को मिलेगा, उस प्रकार से ये रोटेट होते रहेंगे। India's priority for UNSC tenure by the 5 priorities under the overarching theme of norms, यानी कि जब तक भारत UNSC का टेन्यूर संभालेगा तो भारत किस एरिया पर फोकस करेगा, that has been given under the norms. The norms means a new orientation for a reformed multilateral system. इसके तहत न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस को बूस्ट करना, an effective response to international terrorism, reforming the multilateral system along with comprehensive approach to international peace and security, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पीस और सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है। साथ ही साथ प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी विथ ए ह्यूमन टच एज ए ड्राइवर ऑफ सॉल्यूशंस। आपको एक बात बता दूं कि जब भी भारत के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन आता है तो भारत मेजोरिटली 3 एरिया तो जरूर होते हैं जो फोकस करते हैं, और ये मेंस के लिए आप याद रखें, टेररिज्म, दूसरा इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, तीसरा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और चौथा मल्टीलेटरल सिस्टम। मल्टीलेटरल सिस्टम में रिफॉर्म, बेसिकली यूनाइटेड नेशन मल्टीलेटरल बॉडी हो गई या फिर WTO ही मल्टीलेटरल बॉडी हो गई, तो इन सब में रिफॉर्म की बात जरूर करता है। तो ये 4 बातें आपको हमेशा याद रखनी है, आपके मेंस राइटिंग में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च कर दी है, तो ये जरूर याद रखना है फ्रेंड्स कि वो लॉन्च्ड इट, तो इट इज RBI। अगर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये क्या मेजर करता है, तो बेसिकली एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे भारतवर्ष में डिजिटल पेमेंट्स कितने ज्यादा स्प्रेड हुए हैं उसके एक्सटेंट को ये मेजर करेगा, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द पेनिट्रेशन एंड डीपनिंग ऑफ वेरियस डिजिटल पेमेंट मोड्स, यानी कि जो भी डिजिटल पेमेंट मोड्स अवेलेबल है भारत में वो कितना ज्यादा पेनिट्रेट हुए हैं, कितना ज्यादा डिपेंड हुए हैं भारतीय समाज में, उसको आइडेंटिफाई करना है। RBI का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, it is based on 5 broad parameters that enables measurement of deepening and penetration of digital payments in the country over different time periods। तो आपको पैरामीटर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, although these parameters are payment enablers 25% वेटेज मिला है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर which is demand side factors, the next is payment infrastructure which is supply side factors, इसको 15% शेयर मिले हैं, पेमेंट परफॉर्मेंस and the consumer centricity। consumer centricity यानी कि how much do you focus on the consumer service improvement, that is consumer centricity। RBI DPI has been constructed which March 2018 is the base period। आपको पता होगा कि जब भी कोई इंडेक्स तैयार किए जाते हैं तो उसका बेस पीरियड होता है, तो इस DPI का जो बेस पीरियड रखा गया है वो 2018, and that is DPI score for March 2018 is set at 100, यानी कि जो स्कोर बेस है वो 100 है। और अगर लेटेस्ट डाटा की बात करें तो जो DPI मार्च 2019 का रिलीज हुआ, मार्च 2020 का रिलीज हुआ, इट इज 153.47 एंड 207.84 रेस्पेक्टिवली, यानी कि 2019 में DPI स्कोर भारत का कितना रहा है 153 अप्रोक्स, और मार्च 2019 जो भारत का DPI स्कोर रहा है वो 207.84। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि भारत में appreciable growth हो रहा है in the field of digital payments as compared to 2018। DPI ये जो स्कोर निकाले जा रहे हैं इसे पब्लिश किया जाएगा RBI के वेबसाइट पर, and it will be on a semi annual basis from March 2021 onwards with a lag of 4 months, यानी कि 4 मंथ के डिफरेंस पर इस DPI स्कोर को पब्लिश किए जाएंगे RBI के प्लेटफॉर्म पर। अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट की, तो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, व्हेन यू समथिंग बाय सेल्स इट इज ए ट्रांजैक्शन,
in which money is involved. So that just like digital payment is also transaction, just but difference क्या है कि it takes place digital or online medium with no physical exchange of money involved. Banking cards, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, इसका फुल फॉर्म आप याद रखो. पीएससी एज वेल एज यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है. यूएसएसडी का क्या मतलब हुआ, जो फीचर फोन होते हैं उसमें आप *222 *5 हैच ये डायल करते हो तो ये यूएसएसडी कोड ही हो, और इसके माध्यम से भी आपको पता होगा कि पेमेंट अब एक्सेप्ट किए जाते हैं. आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मोबाइल वॉलेट्स, also मेजर मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट. तो ये सब मेथड्स हैं डिजिटल पेमेंट के, आप यहाँ देख भी सकते हो, आपने इस्तेमाल भी किया होगा. The next news is about Prime Minister lays foundation stone of Light House project. Light House project का फाउंडेशन स्टोन पीएम ने रिसेंटली रखा है. सबसे पहले आप हमें बताइए लाइट हाउस प्रोजेक्ट में क्या खासियत है. तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स होते हैं जिसमें ब्रिक सीमेंट के माध्यम से इसे तैयार किए जाते हैं, बट दे आर नॉट अर्थक्वेक या डिजास्टर रेसिस्टेंट. बट ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के तहत हाउसिंग डेवलप किए जाएंगे ये डिजास्टर रेसिस्टेंट होंगे, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट होंगे, और जो टाइम लगेगा इनके फॉर्मेशन में काफी कम समय लगेगा एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल हाउसेस. तो इसी की खास बात रही है इस प्रोजेक्ट के तहत. LHPs which are getting implemented under Global Housing Technology Challenge India कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं at 6 sites across 6 states. यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 6 स्टेट के 6 सिटीज में इंप्लीमेंट किए जाएंगे. अगर हम GHTC इंडिया की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आता है, ये याद रखिए फ्रेंड्स. And it intends to get a best globally available innovative construction technology through a challenge process. यानी कि वैश्विक लेवल पर जो भी इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है उसे भारत में भी उपलब्ध किया जाए और उसे हाउसिंग में इम्प्लीमेंट भी किया जाए थ्रू ए चैलेंज प्रोसेस. यानी कि जैसे हैकाथन भारत सरकार लॉन्च करती है टाइम टू टाइम, उसी प्रकार से इस फील्ड में भी चैलेंज प्रोसेस के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी को भारत में जगह दी जा रही है. अगर हम LHPs की बात करें तो ये मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं विथ हाउसेस बिल्ट विथ शॉर्ट लिस्टेड अल्टरनेट टेक्नोलॉजी. तो जो मैंने बात कही वही है, इसके तहत पार्टिकुलर रीजन की जो भी जियो क्लाइमेटिक या हजार्ड कंडीशन रहेगी उसे झेलने का शक्ति ऐसे हाउसेस को प्रदान होगा. यानी कि दिस हाउसेस विल बी मोर रेजिलिएंट टुवर्ड्स द डिजास्टर दैट कैन कम in the coming years. It will demonstrate and deliver ready-to-live housing at an expedited pace within 12 months as compared to conventional bricks and mortar construction. तो जैसा कि मैंने बताया कि इन हाउसेस का कंस्ट्रक्शन ओनली विदिन 12 मंथ्स में हो जाएगा एंड दे विल बी रेडी टू लिव हाउसेस. यानी कि दे विल नॉट टेक much longer duration to complete the housing project as compared to we have seen in the traditional houses projects. Along with it will be more economical, sustainable, high quality and durability. तो क्वालिटी होगी, सस्टेनेबिलिटी भी है, इकोनॉमिकली वायबल भी है. क्या फीचर्स होंगे इनके? सस्टेनेबल हाउसिंग कंसिडरिंग लोकल क्लाइमेट एंड इकोलॉजी. यानी कि जो LHP के तहत हाउसेस बनाए जा रहे हैं इट इज सस्टेनेबल इन नेचर एंड इट हैज बीन बिल्डिंग एज पर द लोकल क्लाइमेट एंड इकोलॉजी सो दैट जो भी डिजास्टर आते हैं उन रीजन में वो इससे रेसिस्टेंस हो. 14 स्टोरी टावर्स विल बी बिल्ट विद a total 1040 फ्लैट्स आर टू बी बिल्ट. यानी कि 14 स्टोरी टावर्स बिल्डिंग में होंगे विद a total 1040 फ्लैट्स. सबसे इम्पोर्टेंट खासियत ये है कि जो हाउसेस बिल्ट किए जा रहे हैं इट विल बी कंप्लीटली अर्थक्वेक रेसिस्टेंट एज दे विल बी ड्यूरेबल and environmentally friendly due to the use of prefabricated materials, monolithic concrete construction, precast concrete construction system. सबसे important benefit आप इसे याद रखना है. जैसे जापान में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जहाँ कितने भी अर्थक्वेक आ जाए वहाँ की बिल्डिंग हिलती तक नहीं है, बैलेंस हो जाती है. उसी प्रकार से यहाँ के हाउसेस को भी उस प्रकार से तैयार करने की जरूरत है क्योंकि आप जानते हो इंडिया टेक्टोनिकली एक्टिव जोन में आता है. आप हमें बताइए
कि इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के बीच जो कोलिजन होता है तो उन प्लेट बाउंड्री का नाम क्या है? तो हिमालय फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है, इसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अफोर्डेबल हाउसिंग फंडामेंटल टू हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। आपको पता होगा रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन बेसिक प्रिंसिपल आपको याद रखना है, किसी भी व्यक्ति के लिए नेसेसरी होता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग इज आल्सो फंडामेंटल टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल एंड टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल दिया था फॉर द अर्बन माइग्रेंट्स एंड पुअर्स अंडर द सब स्कीम एंड which comes under प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और ये भी एक ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या सचमुच में गवर्नमेंट ने इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया है या नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट एप्सपा। अपने इस एक्ट का तो नाम सुना ही होगा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, जो अब इंटायर नागालैंड में अप्लाई हो गया है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने ही इस एक्ट को इन्फोर्सेबल बनाया है नागालैंड रीजन में। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ ये एप्लीकेबल रहेगा। क्या कारण रहा है इसे इम्प्लीमेंट करने का? तो गवर्नमेंट ने कहा है कि किलिंग्स, लूट, एक्सटॉर्शन जो नागालैंड के विभिन्न जगहों पर देखने को मिल रही थी, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेसेसिएट्स टू एक्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेटिंग देयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या पावर्स मिल जाते हैं अगर AFSPA एक्ट आती है तो। द AFSPA यानी कि AFSPA grants extraordinary powers and immunity to the armed forces to bring back order in the disturbed area, यानी कि जो भी डिस्टर्ब एरियाज डिक्लेयर हुए हैं अंडर द AFSPA एक्ट, वहां पर जो भी आर्म फोर्सेस ऑपरेट करेंगे उनको पूरी तरह से इम्यूनिटी एंड पावर्स होगी कि वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ भी एक्शन कर सकते हैं। एरियाज दैट आर कंसिडर्ड डिस्टर्ब्ड and it can be considered disturbed by differences or disputes between member of different religions, या फिर racial disputes हो गए हो दो कम्युनिटी के बीच में, या लैंग्वेज डिस्प्यूट्स या रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज, तो भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया कहा जा सकता है। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाते हैं इन्हें? तो इसके तहत आर्म फोर्सेस जो पर्सनल हैं उनको लीगल इम्यूनिटी यानी कि कानूनी रूप से इम्यूनिटी मिल जाती है उनके एक्शंस के ऊपर, and they can arrest without warrant and they can fire because they have legal immunity, so they can fire also without facing charges. For AFSPA to become valid, an area needs to be declared disturbed either by the central or the state government. ये बिल्कुल याद रखना है फ्रेंड्स कि जो AFSPA उसे एक्टिव होने के लिए सबसे पहले डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में आना जरूरी है। और डिस्टर्ब एरिया कौन डिक्लेयर करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। फिर ये पूरा डाटा आपको याद रखना है। प्रेजेंटली AFSPA ये होल ऑफ नागालैंड, असम एंड मणिपुर में एक्सेप्ट इम्फाल म्युनिसिपल एरिया को छोड़कर, एज वेल एज सम पार्ट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। एप्सपा त्रिपुरा में भी था, मेघालय में भी था, लेकिन उन्हें 2015 और 2018 में रिमूव कर दिया गया रेस्पेक्टिवली। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि आर्म्ड फोर्सेस जो इस पावर का इस्तेमाल करते हैं, दे कैन नॉट एस्केप इन्वेस्टिगेशन फॉर द एक्सेसेस दे डू इन कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी इवन इन द डिस्टर्ब एरिया। तो कोई इम्यूनिटी इन्हें नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2016 के एक जजमेंट में। अलॉन्ग विद जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन 2005 में बनी थी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि AFSPA को रिपील कर दिया जाए क्योंकि काफी ज्यादा फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का ये एक्ट वायलेशन करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट recently a draft of 5th National Science, Technology and Innovation Policy has been released for public consultation. हम देखेंगे नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में क्या बातें कही गई है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी की? टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, यानी कि भारत की
जो अवेलेबल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम है उसके जो स्ट्रेंथ है या फिर उसके वीकनेसेस है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारतवर्ष का हो इसे बूस्ट किया जाए, एज वेल एज मेक द इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं और विजन क्या है? टू अचीव टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस अचीव किया जाना है। साथ ही साथ भारत को among top 3 साइंटिफिक सुपर पावर्स की कैटेगरी में डाल देना है इन द कमिंग नेक्स्ट डिकेड्स टू कम। टू अट्रैक्ट, नर्चर, स्ट्रेंथन एंड रिटेन क्रिटिकल ह्यूमन कैपिटल थ्रू पीपल सेंट्रिक साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम। ये बात को हम एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली ये जो आईआईटी में पढ़े हुए विद्यार्थी होते हैं या फिर जो बड़े बड़े कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, दैट्स व्हाई दे गो आउटसाइड एंड लुक फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल देयर, जिसके कारण हमारे देश से तो जो क्रिटिकल ह्यूमन कैपिटल है वो तो सारे बाहर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, उनके टैलेंट को भारतवर्ष में ही ग्रो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यह जरूरी है कि उस प्रकार का एसटीआई इकोसिस्टम डेवलप किया जाए जो उन्हें अट्रैक्ट करेगा, सो दैट भारत के डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में वो कंट्रीब्यूट करे। दैट्स व्हाई वन ऑफ द विजन इज दैट along with to double the number of full time equivalent researchers, यानी कि जो भी रिसर्चर्स है उनकी संख्या को डबल करना, ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर जो R&D पर होते हैं उनको भी डबल करना, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन जो GERD में होता है एवरी 5 years उनको भी एक प्रकार से बूस्ट करना, एज वेल एज बुल्ड इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस इन द STI with aspiration to achieve the highest level of global recognition and awards in the coming decade। तो आने वाले समय में because of their excellence, Indian science, technology and innovation should aspire to achieve the highest level of global recognition and awards। क्यों जरूरत पड़ी हमें इस प्रकार के इकोसिस्टम को प्रमोट या बूस्ट करने के लिए? भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में तो चल ही रहा है, साथ ही साथ अब भारत को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, सोशल इंक्लूजन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ा जाए, सो दैट भारत ने जो अपना ऑब्जेक्टिव रखा है आत्मनिर्भर भारत का, उससे हासिल किया जा सके। कोविड-19 पैंडेमिक ने एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी प्रदान की है भारत के लिए कि वो R&D इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करे, उसको प्रमोट करे, एकेडमी, इंडस्ट्री to work in union for sharing of purpose, synergy, collaboration, cooperation। इससे पहले भी आज 4 मेजर पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए गए हैं फॉर इम्प्रूविंग SCI इकोसिस्टम। वन इज साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन 1958 में आया था, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट TPS 1983 में आया था, STP 2003 में आया था एंड STIP 2013 में आया था। आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप देख सकते हैं जो 4 पॉलिसीज आए थे इसमें दिए गए हैं। क्या फीचर्स हैं? नेशनल STI ऑब्जर्वेटरी, इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा विच विल बी ए सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर ऑल काइंड ऑफ डाटा रिलेटेड टू एंड जनरेटेड फ्रॉम द STI इकोसिस्टम, यानी कि STI इकोसिस्टम से जो भी डाटा जनरेट किए जाएंगे वो सारे डाटा इस ऑब्जर्वेटरी में रिपोजिटरी के रूप में रखा जाएगा। एज वेल एज इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्काइव ऑफ रिसर्च, इसे तैयार किया जाएगा सो दैट जो भी पब्लिकली फंडेड रिसर्च हो रहे हैं उनका पब्लिक एक्सेस मिल सके रिसर्चर्स को, that can contribute them in development of any policy or conclusion। The next is all the public and private entities will set up an STI unit with a minimum earmarked budget to pursue STI activities and expand the financial landscape of the STI ecosystem। रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क भी तैयार किए जाएंगे सो दैट क्वालिटी ऑफ रिसर्च को इनहांस किया जा सके, along with promotion of engagements with relevant stakeholders। इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर भी तैयार किया जाएगा to integrate traditional knowledge system and grassroots innovation into the overall education research innovation system, तो इसे भी तैयार किए जाएंगे। And India centric equity and inclusion charter
इसे तैयार किया जाएगा सो दैट जो भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं उसको टेकल किया जा सके। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर क्यू यानी कि LGBTQ+ कम्युनिटी, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा जेंडर इक्विटी कन्वर्सेशंस में। एटॉमिक डिफेंस स्पेस यूनिट्स will identify projects that they can work on and build jointly with private companies and academia to strengthen the local innovation system. Basically, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का भी प्रयास किया जाएगा। Let's move to the shorter news, friends. Basically, it is about remission of duties and taxes on exported products scheme. बेसिकली ये स्कीम के बारे में है जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ड्यूटी और टैक्सेस लगते हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाने से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे इस स्कीम के बारे में। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी बेनिफिट वो सर्टेन एक्सपोर्ट गुड्स को दिया करते थे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के रूप में, अब वो सारे एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर एक्सटेंड कर दिए गए हैं एंड इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2021। दिस स्कीम is meant for replacing merchandise export from India scheme, यानी कि ये जो स्कीम लाया गया है ये MEIS स्कीम को रिप्लेस करेगा। अब इस स्कीम को रिप्लेस करने की बात क्यों हो रही है? तो बेसिकली आपने भी सुना होगा कि यूएस और इंडिया के बीच केस चल रहा था जिसके तहत यूएस ने कंप्लेन किया था WTO को कि भारत ये जो एक्सटेंडेड सब्सिडी प्रदान कर रहा है MEIS के तहत ये WTO नॉर्म्स के अगेंस्ट है, तो इसे कैंसिल आउट किए जाने चाहिए। तो WTO पैनल ने यूएस के पक्ष में फैसला दिया था, उसके बाद से ही MEIS को भारत रिमूव करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे MEIS की बात करें तो ये एक्सपोर्ट सब्सिडी ही था जो भारतीय एक्सपोर्टर्स को दिए जाते थे। अगर हम RODTEP स्कीम की बात करें तो ये भी जो टैक्सेस और ड्यूटी एक्सपोर्टर्स को लगते हैं उसे रीएम्बर्स करेगा, यानी कि इंसेंटिव प्रदान करेगा इन टैक्सेस में, सब्जेक्टेड टू स्पेसिफिक कंडीशन एंड एक्सक्लूजन सो दैट इंडियन प्रोडक्ट्स कोस्ट कॉम्पिटिटिव तो बने ही बने, साथ ही साथ लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिले इन द ग्लोबल मार्केट। आपको पता है चाइना से या फिर चाइनीज प्रोडक्ट को भारतीय प्रोडक्ट से स्ट्रेंथन कर वीकेन करना है तो जरूरी है कि इंडियन प्रोडक्ट्स चीपर हो, और इसके लिए ये जरूरी है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव सब्सिडीज के रूप में दिए जाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट ट्रेजरी बिल्स। RBI in consultation with Government of India has issued calendar for auction of treasury bills, यानी कि ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन कब होगा इसका कैलेंडर या डेट रिलीज कर दिया गया है RBI के द्वारा। The most important fact is you must understand ट्रेजरी बिल क्या है। तो ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म बिल है, और शॉर्ट टर्म बिल का मतलब क्या हुआ, 1 ईयर तक का बिल हो सकता है, और इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रकार से पैसे बोरो करती है, या फिर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी किसी भी देश का है वो ट्रेजरी बिल इश्यू करता है सो दैट उनको फाइनेंशियल बोरोइंग हो सके। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स होंगे यानी कि जो इन बिल्स में इन्वेस्ट करेंगे या बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे उनके पास जो एक्सेस मनी है वो शॉर्ट टर्म के लिए पार्क कर सकते हैं। कैसे पार्क करेंगे, जब वो बिल को खरीदेंगे तो डेफिनेटली उनको पार्टिकुलर टाइम के बाद रिटर्न भी मिलेगा, और इट इज फ्री फ्रॉम द मार्केट रिस्क, क्योंकि गवर्नमेंट है तो रिस्क काफी ज्यादा कम होता है कि they are auctioned by RBI at regular intervals and issued at a discount to face value। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ट्रेजरी बिल का दाम अगर प्राइस अगर 100 रुपी है तो इसे 90 रुपीज में ही एक प्रकार से सेल किए जाते हैं, सो दैट जब ये मेच्योरिटी हो तो 10 रुपीज यानी कि 100 रुपी पे खरीदे जाए, और जो इंटरेस्ट मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सो दैट कस्टमर सेटलमेंट हो सके, और कोई बात नहीं है। नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स यानी कि NDSO, इसके बारे में जानते हैं। NDSO की बात करें तो बेसिकली ये एक डाटाबेस है जिसमें वो कन्विक्टेड पर्संस होते हैं जिनके ऊपर रेप, गैंग रेप, चाइल्ड सेक्स अब्यूज का कन्विक्शन होता है, एंड द न्यूज इज दिस लिस्ट हैज क्रॉस्ड 1 मिलियन नेम्स, यानी कि 10 लाख से ज्यादा ऐसे कल्प्रिट्स हैं जो इन सब चार्जेस में कन्विक्टेड पाए गए। NDSO की बात करें तो सेंट्रल डाटाबेस है जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स की जानकारी को
रखता है इन द कंट्री, और इसे मेंटेन किए जाते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ये ऑनलाइन फैसिलिटी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के यूज के लिए एंड हैविंग एक्सेस टू इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2018 में लॉन्च किया गया था, तो ये याद रख सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट नेशन वाइड वैक्सीन ड्राई रन। आपको पता है कि जो वैक्सीन है वो अब रेडी हो गई है, बस अप्रूवल की जरूरत थी, जो आज यानी कि 3 जनवरी 2021 में अप्रूवल DGCI से मिल गया है। बट हम बात करते हैं नेशनल वाइड वैक्सीन ड्राई रन। क्या मतलब होता है इसका? तो इसके तहत एक प्रकार से टेस्ट ड्राइव कह सकते हो, यानी कि इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग द वैक्सीनेशन ड्राइव एट द फर्स्ट गो, गवर्नमेंट टेस्ट to find out some irregularities, and if there is, then definitely they can correct it within the time framework. So इसीलिए नेशन वाइड वैक्सीन ड्राई रन कंडक्ट किए जाते हैं। इट इज बीइंग कंडक्टेड अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ड्राई रन की अगर हम बात करें तो जो भी प्लानिंग की गई है या मैकेनिज्म फाइंड आउट किया गया है कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, तो उसका एक प्रकार से टेस्ट किया जाना कि वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इट विल प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू एनी गैप या बोटलनेक्स, तो जो भी बोटलनेक या गैप होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सो दैट दे कैन बी एड्रेस्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्चुअल ड्राइव। और जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा जनरेट होगा उसे कोविन प्लेटफॉर्म पर अपडेट करना जरूरी है। और अगर हम कोविन की ही बात करें तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो वैक्सीन डिलीवरी को मॉनिटर करेगा, साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज चैन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है उसकी टेस्टिंग करेगा, मैनेजमेंट ऑफ क्राउड एट द सेशन साइट्स विद प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग। द लास्ट आर्टिकल इज अबाउट मजूली आइलैंड। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मजूली आइलैंड इकोलॉजिकली थ्रेट है बिकॉज ऑफ द सर्टेन इश्यू। आप हमें बताइए कि मजूली आइलैंड के वो 5 थ्रेटनिंग फैक्टर जो इनको थ्रेटन कर रहे हैं। मजूली आइलैंड की बात करें तो ये विश्व का, याद रखिए, विश्व का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, सिचुएटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। तो क्या याद रखना है इसमें? इसका लोकेशन कि असम में है, दूसरा कौन से रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर, तीसरा ये विश्व का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ 352 स्क्वायर किलोमीटर, और असम के लिए कल्चरली सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि 16th सेंचुरी से ही ये नियो वैष्णवाइट कल्चर का हब रहा है। खतरा क्या है इसका, मतलब इसे क्या खतरा है? तो बेसिकली मजूली इज डिसअपीयरिंग एट अलार्मिंग रेट। क्यों? क्योंकि सॉइल इरोजन होते जा रहे हैं, हेवी फ्लड्स ब्रह्मपुत्र में आते हैं हर ईयर, तो उसके कारण भी मजूली को खतरा उत्पन्न हो रहा है बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द आइलैंड्स ग्रेजुअली। और आप हमें बताइए कि जो फ्लोटिंग प्रोटेक्टेड एरिया है वो भारत के किस राज्य में है और उसके यूनिक स्पीसीज कौन से हैं? क्योंकि ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की डिस्कशन। हो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।